गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल संतोष मैथमेटिक्स सेंटर पहाड़पुर। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी जैसा कि जानते हैं हम लेसन नंबर 2 इतिहास जो बिहार सरकार के बीटीवीसी पुस्तक है उसको हमने पूरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में विस्तार रूप से पढ़ाने का प्रयास किया हूँ, जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। लेसन का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। आज हम लोग इस लेसन नंबर 2 का जो समाजवाद एवं साम्यवाद है उसका कुछ क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव और उसके बाद में अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय देखने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी समझने का प्रयास करें। मैं सहज और सरल भाषा में लिखने का प्रयास किया हूं ताकि आपको पूरे ईमानदारी तरीके से समझ में आ जाए और आप अच्छा नंबर लाने के लायक काबिल बन सकें। आइए अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 1861 ईस्वी में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में। उसके बाद में दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था। तो रूस में जार का अर्थ जो था वो रूस का सम्राट। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन तो अलग अलग दिया है, पीने का बर्तन या पानी रखने का मिट्टी का पात्र या रूस का सामंत या रूस का सम्राट। तो इसका आंसर हो जाएगा रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है इंग्लैंड में, ऑप्शन बी है जर्मनी में, ऑप्शन सी है इटली में, ऑप्शन नंबर डी है रूस में। तो आप सभी बताने का भी प्रयास करेंगे। ऐसे मैं आंसर पूरा फुलफिल दे रहा हूं और आप लोग इसको क्या कीजिएगा, नोट कीजिएगा, कॉपी में नोट करके अच्छे तरीके से ईमानदारी से मेहनत कीजिए। लॉकडाउन की स्थिति में कोई भी कहीं भी क्लास सही तरीके से नहीं चल रहा है ना। तो आप सभी यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से जो अब जहां तक आपको बन सके आप पढ़ाई करते रहें, ताकि बाद में जब कोचिंग शिक्षण संस्थान खुले तो वहां से आपकी क्षतिपूर्ति पूर्ण रूपेण से किया जा सकता है। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है रूस में, ऑप्शन बी है जापान में, ऑप्शन सी है चीन में, ऑप्शन नंबर डी है क्यूबा में। कहाँ हुआ था? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका रूस में। कहाँ होगा? रूस में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। उसके बाद में कह रहा है यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। ध्यान रखिएगा, इसमें यूटोपियन समाजवादी में लुई ब्लां था, सेंट साइमन था, रॉबर्ट ओवेन था, लेकिन कार्ल मार्क्स नहीं था। यूटोपियन समाजवादी में कार्ल मार्क्स नहीं था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस किसकी रचना है? इसका आंसर हो जाएगा वार एंड पीस टॉलस्टॉय की रचना है। किसकी है जी? टॉलस्टॉय की। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉलस्टॉय की है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो आप बता दीजिए। इसका ऑप्शन है फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, अप्रैल 1917 में, अक्टूबर 1905 में। जिसका आंसर होगा नवंबर 1917 में। आइए उसके बाद में हम लोग चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, बहुत ही ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा, संघर्ष कीजिएगा और आगे बढ़ने का हरदम प्रयास कीजिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रॉट्स्की। ध्यान रखिएगा, ये गलत लिखा गया है, यहाँ पे इस तरीके से होगा ट्रॉट्स्की। ट्रॉट्स्की, ध्यान रखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रॉट्स्की। आगे देखिए, लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए है 1921 में, ऑप्शन नंबर बी है 1922 में, ऑप्शन नंबर सी है 1923 में, ऑप्शन नंबर डी है 1924 में। तो इसका सही जवाब, सही आंसर
24। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है जो ऑब्जेक्टिव इस लेसन नंबर 2 का ये अंतिम ऑब्जेक्टिव है। कराए ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देश के साथ हुआ था? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देश के साथ हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा रूस और जर्मनी। रूस और जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई थी। आइए अब हम सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है पूंजीवाद क्या है? मेरे प्यारे मित्रों, हम सभी कोई जानते हैं कि साम्यवाद एवं साम्यवाद वाले लेसन में समाज दो वर्गों में बटा था, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। तो उसमें से आज हम लोग पहला ऑब्जेक्टिव जो है पूंजीवाद क्या है उसी को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। कह रहा है उत्तर में पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके तहत उत्पादन के सभी साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार रहता है, वे ही कारखाने लगाते हैं और उत्पादन करते हैं। अतः इस प्रकार के अर्थव्यवस्था में पूंजीपति लाभान्वित होते हैं। उसके बाद में दूसरा नंबर अति लघु उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 2 है खूनी रविवार क्या है? खूनी रविवार क्या है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। आंसर है 1905 ईस्वी में जापान जैसे छोटे एशियाई देश से जब रूस हार गया तो वहां क्रांति हो गई। देखिए गृह क्रांति हुआ था, गृह युद्ध हो गया था, क्योंकि 1905 में एशिया के एक छोटा सा देश कौन, जापान से कौन हारा था बेटा? रूस हार गया था। ठीक है, तब जो है से कि रूस में एक क्रांति हो गई है ना। 9 जनवरी 1905 को रूस की जनता ने, ध्यान रखिएगा 9 जनवरी 1905 को रूस की जनता ने 9 जनवरी 1905 को रूस की जनता ने रोटी दो के नारे के साथ राजमहल की ओर प्रदर्शन करते हुए बढ़ने लगे। वहां की सेना ने यहाँ पे में लिखा गया है, ने होगा, वहां की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। ध्यान रखिए, अब ये लोग जो मांग कर रहे थे कि मुझे रोटी दो के नारे की मांग हो रही थी पूरे रूस में, क्योंकि उन लोग जो है से रोटी के लिए भूखा था और रूस जो है से युद्ध लड़ रहा था। जनता को युद्ध नहीं, उसे रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, है ना। इस हमले में बहुत से लोग जिनमें स्त्रियां और बच्चे भी मारे गए थे। जिस दिन यह घटना घटी थी उस दिन क्या था? रविवार था। तब से ही इस तिथि को अर्थात रविवार को खूनी रविवार के नाम से जाना जाने लगा। आइए उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है अक्टूबर क्रांति। अक्टूबर क्रांति क्या है? 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों ने केरेंस्की सरकार का तख्ता पलट दिया। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों ने केरेंस्की सरकार का तख्ता पलट दिया और रूस पर अधिकार जमा लिया। थी तो वह नवंबर क्रांति, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे मित्रों, ये अक्टूबर क्रांति नहीं थी, बल्कि ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये जो क्रांति थी वो नवंबर क्रांति थी। किंतु रूसी कैलेंडर के अनुसार यह अक्टूबर था। रूसी कैलेंडर के अनुसार यह अक्टूबर था। किस कारण से? जिस कारण से, ध्यान रखिएगा, इसी कारण से इसे अक्टूबर क्रांति कहते हैं। इसी कारण से इसे क्या कहते हैं? अक्टूबर क्रांति की संज्ञा हम लोग देते हैं। अब करा सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? लेसन पढ़ाए थे उस समय, हम बोले थे कि आएगा क्वेश्चन सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, फुटपाथी, दुकानदार एवं आम गरीब लोग जिनके पास अपना कहने के लिए, ध्यान रखिएगा, अपना कहने के लिए कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये जमीन मेरा है, ये घर मेरा है, ये वस्तु मेरा है, अपना कहने के लिए कोई वस्तु नहीं होती, अतः ऐसे लोग सर्वहारा कहलाते हैं। मतलब सर्वहारा हम उसे कहते हैं कि जिसके पास अपना कोई भी वस्तु ना हो, वैसे लोगों को हम लोग सर्वहारा वर्ग कहते हैं।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, यह अति लघु उत्तरीय का 5वां क्वेश्चन है। क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? तो इसका आंसर है क्रांति से पूर्व किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। क्रांति से पूर्व किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे, जिन पर भी पारंपरिक ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी की कमी थी, वह हमेशा कर्ज में डूबे रहते थे, अर्थात करों के बोझ से दबे रहते थे। मेरे प्यारे मित्रों, बहुत ही जबरदस्त मोटिवेशनल बातों के साथ एक बात को बोलना चाहता हूं कि चल पड़ा जब राह में तो मंजिल समझ लो पास है, रुक गया घबरा कर वो जिंदा नहीं वह लाश है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर लघु उत्तरीय क्वेश्चन नंबर 1 जो बीटीबीसी इतिहास लेसन नंबर 2 के हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसी में लघु उत्तरीय क्वेश्चन नंबर 1 की चर्चा करते हैं कि रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन कीजिए। रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन कीजिए। आइए, कह रहा है कि रूसी क्रांति के 2 प्रमुख कारण इस प्रकार थे। पहला था रूस में जार की निरंकुशता और दूसरा था मजदूरों की दयनीय स्थिति। आइए रूस में जार की निरंकुशता के बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा कर लें कि 19वीं सदी के मध्य यूरोप की राजनीतिक संरचना बदल चुकी थी। ध्यान दीजिए, कहने का मतलब हुआ कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप की राजनीतिक संरचना पूरी तरीके से क्या हो चुकी थी, बदल चुकी थी। राजाओं की शक्ति कम कर दी गई थी, परंतु रूस का जार अभी भी पुरानी दुनिया में जी रहा था और राजा की दैवीय अधिकार में विश्वास करता था कि राजा जो है ना, हमें ईश्वर के द्वारा बहुत बड़ा अधिकार मिला हुआ है। वह अपनी शक्ति कम करने को तैयार नहीं था, यानी कि वो निरंकुश था, वह हमेशा जनता को तबाह करना चाहता था। उसके बाद में दूसरा था मजदूरों की दयनीय स्थिति। कराए रूसी क्रांति के पूर्व वहां के मजदूरों को अधिक समय तक काम करने के बावजूद भी उन्हें मजदूरी कब मिलती थी? कम मिलती थी। ध्यान रखिएगा, यहां पे होगा कम मिलती थी। मजदूरी इतनी कम मिलती थी कि उससे वे अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते थे। मालिकों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता था। उसके बाद में अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लघु उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। कराए कि रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहां तक उत्तरदायी थी? तो इसका आंसर है कि रूस में अनेकों राष्ट्रों के लोग रहते थे। देखिए बेटा, रूस जो देश था उसमें अनेकों राष्ट्र के लोग रहते थे, कोई एक देश के लोग नहीं रहते थे, बल्कि कई एक देश के नागरिक। जैसे अपना भारत की बात अगर करें तो क्या हमारे भारत में सिर्फ भारत के लोग रहते हैं? नहीं। क्या भारत के लोग रहते हैं और भारत में जैसे जिस प्रकार से हिंदी का वर्चस्व, क्या वो हिंदी को ही सिर्फ बोलते हैं? नहीं, सभी भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। तो रूस में अनेकों राष्ट्रों के लोग रहते थे, जैसे स्लाव, ध्यान रखिएगा, जैसे क्या स्लाव जाति के लोगों की अधिकता थी। सबसे ज्यादा कौन सी जाति के लोग थे? स्लाव जाति के लोगों की अधिकता थी। उसके बाद में फिन था, पोल था, जर्मन था, यहूदी आदि जातियों की भी कमी नहीं थी। इनकी जाति तो अलग थी ही, यह अलग अलग भाषाओं का भी उपयोग करते थे। इनके रस्म रिवाज भिन्न भिन्न थे। मेरे प्यारे मित्रों, हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक संप्रदाय का अलग अलग रीति और रिवाज होता है ना। ऐसी स्थिति में जार निकोलस द्वितीय ने इन लोगों पर, जार निकोलस द्वितीय ने, यहाँ पे ने होगा, जार निकोलस द्वितीय ने इन लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति लादने का प्रयास किया। इससे अल्पसंख्यकों में निराशा फैलने लगी। भाई, जबरदस्ती आप किसी के ऊपर उसका अपना संस्कृति लाद दीजिएगा, अपना भाषा लाद दीजिएगा, तो जो अल्पसंख्यक लोग थे उन लोगों के अंदर में निराशा फैलने लगी। ध्यान दीजिए, जार के इस रूसीकरण का सभी अल्पसंख्यकों द्वारा विरोध होने लगा। इस नीति के विरोध 1863 ईस्वी में पोलो ने विद्रोह कर दिया। देखिए, पोलो जाति के लोगों ने रूस में 1863 में क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, जिसे निर्दयता पूर्वक क्या कर दिया गया? दबा दिया गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी
कैसे? बहुत मजेदार फैंटास्टिक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये VVI क्वेश्चन कई एक बार परीक्षा में पूछ चुका है मेरे मित्रों। इसको आप लोग सभी को सही तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा, है ना। एक बार अगर अच्छे तरीके से पढ़े तो निश्चित तौर पे आपको एकदम किताबों से मोहब्बत की नजरें एकदम गड़ जाएगा, जिससे कि आप अपने जीवन में हमेशा सक्सेस होने के लिए तैयार रहिएगा। साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। कैसे? करा 1917 की बोल्शेविक क्रांति के पूर्व विश्व में पूंजीवादी व्यवस्था का बोलबाला था। ध्यान रखिएगा, करा 1917 की बोल्शेविक क्रांति के पूर्व विश्व में पूंजीवादी व्यवस्था का बोलबाला था, जिसमें उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार माना जाता था। लेकिन क्रांति के सफल होने के बाद रूस में साम्यवादी व्यवस्था कायम की गई। इस व्यवस्था के तहत उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य का अधिकार कायम करना है। ध्यान रखिएगा, राज्यों का अधिकार क्या करना है? कायम करना है, कायम करना है। अब उसके बाद में कह रहा है कि श्रमिकों को उनके श्रम के अनुसार पारिश्रमिक दी जाती है। इससे, है ना, श्रमिक मन लगाकर काम करते हैं। और देखिए, अगर श्रमिकों को अगर उनके श्रम के अनुसार पैसा दीजिएगा तो श्रमिक जो है ना मन लगा करके काम करेंगे और उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करते हैं। उत्पादन में सभी का भाग बराबर रहता है। यही व्यवस्था साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। यह केवल पढ़ने में आकर्षक है, किंतु व्यवहारिक रूप देना कठिन है। यही कारण था कि रूस में यह व्यवस्था लगभग नाकाम रही। आइए क्वेश्चन नंबर 4 अब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। नई आर्थिक नीति, क्वेश्चन नंबर 4 है नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांत के साथ समझौता था। कैसे? नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था। कैसे? करा लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति के सफल होते ही, लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति के सफल होते ही रूस में पूर्णतः मार्क्सवादी, देखिए पूर्णतः होगा यहाँ पे, पूर्णतः मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार आर्थिक व्यवस्था लागू कर दी। लेकिन जनता इसके लिए पहले से तैयार नहीं थी। ऐसा लगा कि उत्पादन गिरकर पहले के मुकाबले बहुत हद तक नीचे आ गया, बल्कि इतना तक हुआ कि अनाज सरकार को देने के बजाय, देखिए सरकार को देने के बजाय किसान उसे जला देना बेहतर समझा। किसान उसे जला देना क्या समझा? बेहतर समझा। किसान उसे जला देना बेहतर समझने लगे। इससे निपटने के लिए लेनिन को नई आर्थिक नीति लागू करनी पड़ी। इस नीति के अनुसार किसानों को एक हद तक अपनी उपज का कुछ भाग बेचने की सुविधा दी गई। अब देखिए उसके बाद में कह रहा है कि 20 श्रमिकों को रखकर कोई भी निजी कारखाना चला सकता था। लेनिन के इस कार्य का उसके विरोधियों द्वारा आलोचना भी हुई, लेकिन उसने इसे यह कहकर टाल दिया कि 3 कदम आगे बढ़कर, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा पॉइंट है, 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे चलना 2 कदम आगे चलने के बराबर है। यह कथन किसका है? लेनिन का है। क्या बोला कि 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे चलना 2 कदम आगे चलने के बराबर होता है। मेरे प्यारे मित्रों, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, जो ये लगभग अंतिम क्वेश्चन होगा लघु उत्तरीय का। उसके बाद में हम लोग दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो पार्ट 2 वीडियो इसका बनावेंगे, क्वेश्चन आंसर का पार्ट 2 वीडियो लेसन नंबर 2 का हम बनावेंगे। उसमें हम लोग दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग अब अंतिम 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय ने क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया। कैसे? प्रथम विश्व युद्ध आप सभी जानते हैं 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। इसमें रूस की पराजय हो गई थी 1905 ईस्वी में, है ना। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय ने हेतु मार्ग प्रशस्त किया। कैसे? रूस में क्रांति का मार्ग प्रशस्त करने में केवल प्रथम विश्व युद्ध में पराजय ही नहीं था, बल्कि कुछ अन्य कारण भी थे। देखिए सिर्फ प्रथम विश्व युद्ध में पराजय ही नहीं था, कुछ अन्य कारण भी थे।
युद्ध में रूस की हार नहीं हुई थी, बल्कि लेनिन ने क्रांति के बाद स्वयं युद्ध से, ध्यान दीजिएगा, स्वयं युद्ध से हाथ खींच लिया, स्वयं युद्ध से क्या कर लिया, हाथ खींच लिया, और उसके बाद में क्या किया, हाथ खींच लिया और सैनिकों को, देखिए सैनिकों को वापस बुला लिया। मेरे प्यारे मित्रों, एक बात को याद रखिए, आप युद्ध लड़ने के लिए गए हैं और युद्ध में अगर सैनिक को वापस बुला लीजिएगा तो क्या आप युद्ध लड़ पाइएगा? नहीं लड़ पाइएगा। इसलिए लेनिन ने क्या किया, सैनिकों को वापस बुलाने का कारण यह था कि देश के आर्थिक विकास के लिए शांति आवश्यक थी। अब इनको देखो, सैनिकों को बुलाने का कारण यह था कि अगर हम देश के आर्थिक विकास को करना चाहते हैं तो हमें शांति बनाना अति आवश्यक है। जब तक हम शांति नहीं बनाएंगे तब तक हमारा देश प्रगति के राह पे नहीं जा सकता है। इसलिए लेनिन ने क्या किया कि सैनिकों को युद्ध स्थल से वापस बुला लिया। इतना ही नहीं, उसने जर्मनी से अनाक्रमण संधि तक कर ली। वास्तव में क्रांति की जमीन पहले से ही तैयार हो रही थी। 1905 में रूस का जापान से हार जाना, 1905 में रूस का जापान से क्या हो जाना, हार जाना। जानते हैं ना, 1905 ईस्वी में रूस जापान से क्या हो गया, हार गया। जापान एशिया महादेश का एक छोटा सा देश था, लेकिन फिर भी जापान ने अपने कूटनीति और अच्छे मान सम्मान के कारण उन्होंने रूस को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। कितना ईस्वी में पराजित किया? तो 1905 ईस्वी में, है ना। रूस का जापान से हार जाना, खूनी रविवार, रासपुटिन का षड्यंत्र, देश में फैल रही गरीबी, अन्य भाषा भाषियों पर जबरदस्ती रूसी भाषा लादना, अनेक कारणों ने रूसी क्रांति का मार्ग क्या किया, प्रशस्त किया। मेरे प्यारे मित्रों, इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग आज अंत करने का प्रयास करते हैं। अब इसका हम लोग दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और उत्तर हम लोग अगले पार्ट में, यानी कि पार्ट टू में हम देखने का प्रयास करेंगे। आप सभी से मेरा सादर अनुरोध है कि आप सभी जरूर से जरूर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और लोगों तक इसको भेजने का प्रयास करें। अपने मित्रों के पास भेजें, जितने भी लड़के हैं, आपके दोस्त हैं। उसके बाद हम लोग लेसन नंबर 1 का भी बनाएंगे। अगर आपको इसके साथ भी कोई और प्रॉब्लम हो तो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 8294375747 यानी 8294375747 पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।